आज मैं आप सभी से एक कठिन सवाल पूछने वाला हूँ। जो इसका सही उत्तर देगा उसे मैं अपना आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दूंगा, परंतु जो भी उत्तर देने में असफल रहेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच नहीं है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? महाराज, ये सवाल बहुत कठिन है, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पा रहा है। ठीक है, जो भी इस सवाल का उत्तर देने का दावा करेगा उसे कल दरबार में उपस्थित होना होगा। याद रखें, असफल होने पर सजा निश्चित है। महाराज, मेरा उत्तर सूरज। गलत उत्तर। सजा के रूप में तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। पहले दरबारी को कारागार में ले जाया जाता है, दूसरा व्यक्ति आता है और फिर तीसरा व्यक्ति, फिर एक धनी व्यापारी आता है। व्यापारी को भी कारागार में ले जाया जाता है। अब कई लोग धन और सुंदर राजकुमारी से विवाह के लोभ में राजा के पास आते हैं, लेकिन सभी गलत उत्तर देते हैं और उन्हें सजा मिलती है। क्या इस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस सवाल का सही उत्तर दे सके? मंत्री जी, इस सवाल का उत्तर अभी तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। 3 दिन के भीतर ऐसे युवक को पेश करो जो सही उत्तर दे सके और राजकुमारी के लिए योग्य हो। अगर फिर भी उत्तर नहीं मिला तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी महाराज। पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? दरबार में कुछ हुआ क्या? बेटी, राजा ने एक ऐसा सवाल पूछा है जिसका उत्तर अब तक कोई नहीं दे सका है। अगर 3 दिन के भीतर सही उत्तर नहीं मिला तो राजा ने मुझे और मेरे परिवार को सजा देने की धमकी दी है। क्या? लेकिन ये तो बहुत गंभीर है। क्या आपने किसी से मदद मांगी? हाँ बेटी, मैंने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। पिताजी, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ इस सवाल का जवाब कौन दे सकता है। राजा विक्रम की घोषणा के बाद राजकुमारी राधा अपने कक्ष में चिंतित बैठी होती है और सोचती हैं, न जाने किससे मेरा विवाह होगा। लीलावती, जाओ और रमा को तुरंत बुला कर लाओ। वो मेरी बचपन की पक्की सखी है, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लीलावती रमा को बुलाने के लिए निकलती है। थोड़ी देर बाद लीलावती आती है। क्या रमा नहीं है? ठीक है लीलावती, तुम जा सकती हो। रमा तेजी से घोड़े पर सवार होकर जंगलों के रास्ते से गुजरती है। वह अर्जुन के बारे में पूछताछ करती है और आखिरकार एक छोटे से गांव जा पहुंचती है। अंधेरा हो जाता है। रमा एक दिन रुकने का निर्णय लेती है और अगले दिन फिर से अपनी यात्रा आरंभ करती है। सुबह होते ही रमा अपनी बुआ के घर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है। ये अर्जुन है, जो रमा की बुआ का बेटा था। अर्जुन, तुम्हें देखकर खुशी हो रही है। हाँ वाकई, तुम कैसी हो और अचानक यहाँ कैसे आई हो? रमा अंदर जाती है और अर्जुन को पूरी घटना बताती है। अर्जुन ध्यान से सब कुछ सुनता है और फिर सोच में पड़ जाता है। रमा, माँ की हालत ठीक नहीं है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अर्जुन, मैं हूँ ना उनकी देखभाल के लिए, आप जाइए। ठीक है रमा, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। दूसरे राज्य के राजा और उनके मंत्री बैठकर योजना बनाते हैं। हाँ महाराज, हमें उन्हें परास्त करना होगा। हमें इसके लिए एक बड़ी योजना बनानी होगी। हाँ, हमारा बड़ा बेटा राजा विक्रम इस सवाल का उत्तर देगा और उनकी राजकुमारी से विवाह करेगा। इससे हमें उनके राज्य का आधा हिस्सा मिल जाएगा और बाद में पूरा राज्य हासिल कर लेंगे। अर्जुन अपने मामा के घर पहुंचता है। उसे एक आरामदायक कमरा अपने ठिकाने के तौर पर मिलता है। वहां बैठकर वह अगले दिन की तैयारी में लग जाता है। कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
राज दरबार में प्रदर्शन करना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरे राज्य के राजा और गुप्तचर राजा के पास पहुंचते हैं। महाराज, मैंने जासूसों के माध्यम से जानकारी हासिल की है कि मंत्री के घर में एक विद्वान युवक आया हुआ है। लगता है कि कल वो राजा विक्रम के समक्ष पेश किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस लड़के को कल दरबार में जाने से रोको। जी महाराज। तो मंत्री जी, क्या आपने इस सवाल का उत्तर देने वाले व्यक्ति को खोज लिया? सभी लोग उत्साहित होकर अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। बहुत समय बीतता जा रहा था, लेकिन अर्जुन अभी तक नहीं आया था। अर्जुन कहाँ है? महाराज, अर्जुन बस आता ही होगा। महाराज, कल रात मुझे घर से अगवा कर लिया था। ये लोग पड़ोसी राज्य के सैनिक थे जो उनके राजा की योजना के तहत आए थे। उन्होंने मुझे आपके दरबार में सवाल का उत्तर देने से रोकने की कोशिश की। उनकी योजना थी कि उनके बड़े बेटे को आपकी राजकुमारी राधा से विवाह कराकर हमारे राज्य को हासिल कर ले। मुझे एक मौका मिला और मैं उनसे बचकर यहाँ राज दरबार तक आ गया। महाराज, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन, क्या तुम वाकई मेरे सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हो? अर्जुन, अभी तुम काफी लंबा सफर और विराट परिस्थिति झेल कर आए हो या जख्मी भी हो। तुम राजमहल के अतिथि कक्ष में विश्राम करो। शाम की सभा में सूरज डूबने से पहले तुम्हें उत्तर देना होगा, वरना तुम्हें और मंत्री के परिवार को दंड मिलेगा नियम के अनुसार। अर्जुन, तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। हाँ? राजकुमारी, आप यहाँ? मैं ठीक हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें याद हूँ। बचपन में तुम हमेशा मुझे राधा कहा करते थे और आज तुम मुझे राधा ही कह सकते हो। हाँ राधा, मुझे सब याद है। तुम और तुम्हारी बातें, भला इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। अर्जुन, मुझे चिंता थी कि मेरा विवाह ना जाने किससे हो जाएगा, पर अब मुझे खुशी है कि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसे सवाल का उत्तर देने के लिए चुना गया है। राधा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और महाराज के सवाल का सही उत्तर दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये करोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रमा मेरे घर आई थी। उसने ही मुझे यहाँ भेजा है मामा जी को दंड से बचाने के लिए और हमारे लिए। रमा? हाँ, याद है जब हम बच्चे थे और तुम्हारे पिताजी ने हमें पढ़ने के लिए बुलाया था। हम दोनों एक ही बागीचे में खेलते थे। राधा, मैं सालों से एक बात तुमसे कहना चाहता था पर कभी हिम्मत नहीं कर पाया। राधा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्यार, ये सब मेरे दिल में बसा हुआ है। मैं तुमसे बचपन से प्रेम करता हूँ और हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे दिल की हर धड़कन तुम्हारे लिए है। राधा, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा और तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूँ राधा, मैं महाराज के सवाल का सही उत्तर दूंगा। तुम्हारे प्यार और विश्वास ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अर्जुन। मैं जानती हूँ कि तुम महाराज के सवालों का सही जवाब दोगे और हम एक साथ रहेंगे। महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तो सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच नहीं है, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? सवाल सुनकर अर्जुन दुविधा में फंस जाता है। काफी सोचने पर भी उसे कुछ समझ नहीं आता है। सभी की नजरें भरे दरबार में अर्जुन पर थी। सभी बहुत उत्साहित थे कि आखिर अर्जुन जवाब दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। बताओ, क्या उत्तर है? समय बीता जा रहा है, सूरज ढलने ही वाला है। जैसे ही वक्त बीतता जा रहा था, अर्जुन और राधा की धड़कनें तेज हो रही थी। तब अर्जुन की नजर ढलते सूरज पर पड़ती है, जो बस ढलने ही वाला था। जहां रोशनी और रात्रि के मिलन से आसमान पर लालिता छाई हुई थी। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोलता है,
महाराज उत्तर है पड़ोसी राज्य के राजा रणजीत के पुत्र राजकुमार सूरज दरबार में प्रवेश चाहते हैं। राजकुमार सूरज यहाँ? उन्हें अंदर आने दो। महाराज, मुझे आपके सवाल का उत्तर मालूम है और मैं राजकुमारी राधा से विवाह करना चाहता हूँ। सूरज, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये सवाल का उत्तर देने का समय अर्जुन का है। महाराज, मैं चुनौती स्वीकार करने आया हूँ। अगर मैं सही उत्तर दूं तो मुझे राजकुमारी राधा से विवाह करने का अधिकार मिलेगा। ठीक है सूरज, अगर तुम उत्तर दे सकते हो तो तुम्हें मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना अगर तुम असफल रहे तो सजा निश्चित है। जी महाराज। परंतु सवाल एक है और दावेदार दो। मैं किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहता, चाहे वो अर्जुन हो या सूरज। महाराज, आप दोनों को एक साथ उत्तर देने का अवसर दें। ये सही और न्याय संगत होगा। ठीक है अर्जुन और सूरज, आप दोनों को एक साथ उत्तर देने का अवसर मिलेगा। जो सही उत्तर देगा उसे आधा राज्य मिलेगा और वही व्यक्ति योग्य होगा राजकुमारी राधा के जीवन साथी के रूप में। अगर सूरज पहले सही उत्तर दे देगा तो कहीं मेरा विवाह सूरज से ना हो जाए। मुझे अपने प्रेम पर यकीन है, अर्जुन ही जीतेगा। अर्जुन और सूरज, आप दोनों एक ही समय पर अपने उत्तर दीजिए। सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो दिन और रात के बीच है मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं? उत्तर है आकाश। उत्तर है आकाश। आकाश दिन और रात के बीच नहीं होता, मगर इसके बिना दिन भी नहीं है और रात भी नहीं। महाराज, मेरा उत्तर भी यही है। वाकई दोनों का उत्तर सही है। ये सिद्ध करता है कि अर्जुन और सूरज दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान है। महाराज, अब क्या निर्णय है? ये क्या हुआ? दोनों ने एक साथ सही उत्तर दिया। क्या दोनों का विवाह राजकुमारी से होगा? ये तो बड़ी समस्या हो गई है। अब राजा क्या निर्णय लेंगे? शांत रहिए सब लोग, मैं स्थिति का समाधान निकालूंगा। महाराज, आप जो भी निर्णय लें उसे ध्यानपूर्वक लें ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। क्योंकि अर्जुन और सूरज दोनों का उत्तर सही है, लेकिन केवल एक ही राजकुमारी का हाथ पा सकता है, इसलिए मैं निर्णय करता हूँ कि कल मैं 3 और सवाल पूछूंगा। जो भी उन सवालों का सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। अर्जुन और सूरज कल सुबह दरबार में उपस्थित हों। अगले सवालों के उत्तर देने के लिए तैयार रहे। हाँ? कौन है? अर्जुन, मैं राधा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? राधा, इस वक्त तुम यहाँ? आओ आओ, अंदर आओ। अर्जुन, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। अगर सूरज ने सही उत्तर दे दिया तो फिर क्या होगा? राजकुमारी, मुझे अपने ज्ञान और मेहनत पर विश्वास है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल के सभी सवालों का सही उत्तर दूं। अर्जुन, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि सूरज तुम्हें पराजित न कर दे। राधा, तुम्हारा विश्वास ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मैं कल के सवालों का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है अर्जुन। तुम्हारे विश्वास और प्रेम ने मुझे और भी मजबूत बना दिया है राधा। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा दिल तुम्हारे साथ ही रहेगा। हमारे पास एक ही तरीका है इस मुकाबले को जीतने का। अर्जुन को दरबार में उपस्थित होने से रोकना होगा। अगर अर्जुन दरबार में होगा ही नहीं तो मैं ही विजेता बनूंगा, और मैं विजेता बनूंगा तो ये पूरा साम्राज्य मेरा होगा। राजकुमार, जरा धीरे बोलिए। अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। चिंता मत करो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस हमें अर्जुन के भोजन में ये बेहोशी की दवा मिलानी होगी। राजकुमार, ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। अगर किसी ने हमें पकड़ लिया तो राजा रणजीत भी आपको बचा नहीं पाएंगे। कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। हमें ये काम बहुत सावधानी पूर्वक करना होगा। आज रात ही हमें ये योजना पूरी करनी होगी। ठीक है राजकुमार,
मैं आपकी योजना के अनुसार कार्य करूंगा, परंतु हमें बहुत सावधान रहना होगा। अरे सेवक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अर्जुन जी के लिए खाना लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, ये तो अच्छा है। क्या तुमने सुना कि आज दरबार में क्या हुआ? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। क्या हुआ? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे अर्जुन जी के पास जाना चाहिए। अर्जुन जी, ये आपका भोजन है। अर्जुन जी, ये आपका भोजन है, कृपया इसे ग्रहण करें। धन्यवाद। आज मेरी जीत पक्की है। अर्जुन अब आएगा नहीं और मैं ही विजेता बनूंगा। हाँ? ये कैसे संभव है? मैंने खुद बेहोशी की दवा डाली थी और खाना कमरे में भी गया था। फिर ये यहाँ कैसे आया? अर्जुन, मुझे खुशी है कि तुम समय पर आ गए हो। अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ सकते हैं। ये कैसे संभव है? मेरी योजना विफल कैसे हो गई? अब मुझे और भी सतर्क रहना होगा। अच्छा, अब मैं आप दोनों से 3 और सवाल पूछूंगा। जो भी इनका सबसे पहले सही उत्तर देगा वही विजेता होगा। पहला सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हर रोज बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती? महाराज, उसका उत्तर है उम्र। ये हर रोज बढ़ती है लेकिन कभी कम नहीं होती। हाँ, महाराज, मेरा उत्तर भी यही है, उम्र। सही उत्तर है। दूसरा सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा ली जाती है उतनी ही बढ़ती है? महाराज, उसका उत्तर है ज्ञान। जितना ज्यादा ज्ञान लिया जाता है उतना ही बढ़ता है। हाँ, महाराज, मेरा उत्तर भी यही है, ज्ञान। सही उत्तर है। तीसरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसका रूप बदलता रहता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदलता? महाराज, उत्तर है पानी। ये विभिन्न रूपों में बदलता है, बर्फ, भाप, तरल, लेकिन इसका स्वभाव नहीं बदलता। हाँ महाराज, मेरा उत्तर भी पानी है। सही उत्तर है। अब चूंकि दोनों ने सही उत्तर दिया है लेकिन अर्जुन ने पहले उत्तर दिए थे, इसलिए वो विजेता घोषित किए जाते हैं। जिसने भी अर्जुन के भोजन में कल रात्रि बेहोशी की दवा मिलाया है वो खुद सामने आ जाए। अगर नहीं आया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। अगर ये सब पता चल गया कि ये सब मैंने किया था तो मेरा अंत निश्चित है। महाराज, ये सब सूरज की योजना थी। उसने और मैंने मिलकर अर्जुन को बेहोशी की दवा देने की योजना बनाई थी, लेकिन गलती से वो दवा राजकुमारी राधा को खिला दी। सूरज, यह सत्य है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सच है, ये सब मैंने ही किया था अपने स्वार्थ के लिए। मेरे पिता ने मुझे आपका राज्य हड़पने के लिए भेजा था। ये विश्वासघात है सूरज। तुमने न केवल मेरे विश्वास को तोड़ा है बल्कि मेरे बेटी के जीवन को भी खतरे में डाला है। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ और इसके लिए पछताता भी हूँ। सूरज को गिरफ्तार करो और उसे तत्काल कारागार में बंद कर दो। और तुम, जिसने उसके साथ मिलकर ये साजिश रची, तुम्हें भी सजा मिलेगी। तुम भी सूरज के साथ कारागार में जाओगे। बेटी, क्या तुम्हें अर्जुन स्वीकार है? अर्जुन मुझे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार है पिताजी। मैं अर्जुन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आज से अर्जुन हमारा दामाद है। इस विजय के लिए सभी का धन्यवाद। महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद और मेरी माँ की शिक्षा का परिणाम है। मैं आपको वचन देता हूँ, राजकुमारी जी को हमेशा खुश रखूंगा। सोमपुर गांव में गोपाल अपनी माँ सुनंदा के साथ रहा करता था। गोपाल पास ही के गांव में
अपने मालिक देवदूत के यहाँ बकरियों को चराने का काम करता था। चलो चलो, हट हुर, चलो चलो चलो, सभी खाना खाने जाओ, समय हो चुका है खाने का। गोपाल सारी बकरियों को बाड़े से निकालकर तालाब किनारे ले जाने वाला था। बाड़े से सारी बकरियां तो निकल आती है, लेकिन एक बकरी जो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, वो बाड़े में ही बैठी रह जाती है। अब गोपाल उस बकरी के पास जाता है और उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, अरे धन्नो, तुम्हें भूख नहीं लगी? तुम्हें औरों के साथ तालाब के किनारे हरी हरी घास खाने नहीं जाना? लगता है धन्नो की तबीयत ठीक नहीं है। मालिक से कहता हूँ, अब वही कुछ करेंगे। इतना कहकर गोपाल अपने मालिक के पास जाता है और अपने मालिक से कहता है, मालिक, सारी बकरियां तो चरने के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन धन्नो को ना जाने क्या हुआ है। वो तो बैठी हुई है और उठने तक का नाम नहीं ले रही है। अच्छा, ऐसी बात है, चल कर देखता हूँ। मुझे तो लगता है धन्नो की तबीयत ठीक नहीं है, तभी वो कहीं जा नहीं रही। अब गोपाल का मालिक उस बकरी के पास आता है और उस बकरी को 2 लात मारता है। अरे मालिक, आपने इसे मारा क्यों? मैंने कहा ना इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी ये कहीं जा नहीं रही है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लगता है इस बकरी की उम्र हो गई है, वैसे भी ये दूध नहीं देती और बच्चे जन नहीं सकती, तो इसे कल किसी कसाई के हाथों बेच दूंगा। लेकिन मालिक, ये तो गलत है ना। आपको जब तक इसका इस्तेमाल करना था आपने किया, और अब आपके पास इसका इस्तेमाल नहीं है तो आप इसे कसाई को बेचने जा रहे हो। नौकर है, नौकर की तरह रहे, मालिक बनने की जरूरत नहीं है। तो अपने काम पर ध्यान दे। मैं अपने काम पर ध्यान देता हूँ। और वो बकरी वहीं नीचे लेट जाती है और मिमियाने लगती है। इतना बोलकर देवदूत वहाँ से चला जाता है। अब गोपाल बकरी से लिपटकर रोने लगता है। बकरी भी गोपाल को देखकर रो रही होती है। तभी गोपाल बकरी से कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। मैं माँ से बात करके आता हूँ, और अगर माँ मान गई तो मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और अपने साथ रख लूंगा। धन्नो को वहीं छोड़कर गोपाल बाकी की बकरियों को लेकर तालाब किनारे पहुँचता है। बकरियां हरी हरी घास चर रही होती है और गोपाल एक पेड़ के नीचे मायूस बैठा धन्नो के बारे में सोच रहा होता है। मालिक भी कितने दुष्ट हैं। जब तक धन्नो दूध देती थी, बच्चे दे रही थी, तब तक तो धन्नो की मालिक खूब सेवा कर रहे थे। लेकिन अब धन्नो बूढ़ी हो चुकी है और वो चल फिर नहीं सकती, तो उसे मालिक कसाई के हाथों बेच रहे हैं। ये तो गलत है। गोपाल देर शाम तक उसी पेड़ के नीचे बैठा धन्नो के बारे में सोचता रहता है। अब शाम होने से पहले गोपाल सारी बकरियों को बाड़े में रखकर अपने घर चला जाता है। आ गया तू, और इतना उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। अब क्या हुआ? मालिक ने पैसे रोक लिए क्या? नहीं माँ, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको भी सुनकर बुरा लगेगा। आप धन्नो को तो जानती हैं। अच्छा, तू कहीं उस बूढ़ी बकरी के बारे में तो नहीं कह रहा? हाँ माँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कल मालिक उसे कसाई को बेच देंगे और मैं नहीं चाहता कि धन्नो को कोई कसाई ले जाए। अरे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो मालिक है, वो अपनी बकरियों के साथ कुछ भी करे। हम नौकर होकर उन्हें कोई सलाह नहीं दे सकते। मैं उन्हें कोई सलाह देने की बात नहीं कर रहा माँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप मालिक से धन्नो को खरीद लो। हम धन्नो को कसाई के हाथों नहीं लगने दे सकते, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे धन्नो से बहुत लगाव है। तेरा दिमाग तो ठीक है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे धन्नो को खरीदने के लिए? लेकिन माँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ही कुछ करना होगा। अब कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले मुए। नहीं माँ, जब तक मैं धन्नो को घर नहीं ले आता तब तक मैं अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। गोपाल अब गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लेकर आता है और अगले ही दिन जाकर धन्नो को खरीद लेता है। अरे गोपाल, तू इस बकरी का क्या करेगा? ना तो ये दूध देती है, ना ये बच्चे पाएगी। कोई बात नहीं, ये मेरे साथ रहेगी, इतना ही काफी है। आपको मैंने आपके पैसे दे दिए हैं, अब मैं इसे घर ले जाऊंगा। गोपाल उस बकरी को घर लेकर आता है और उसकी खूब देख रेख करता है। बकरी भी गोपाल के साथ खूब खुश थी। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। एक रोज गोपाल का मालिक गोपाल से कहता है, अरे गोपाल, क्या बात है? आजकल तू दूध नहीं ले जाता या कहीं और से दूध लेने लगा है?
अरे नहीं नहीं मालिक, जब अपने ही घर में दूध हो तो बाहर से दूध लेने की क्या जरूरत है? मैं कुछ समझा नहीं। तेरे पास तो गाय भैंस बकरी नहीं है, तो फिर दूध कहाँ से आएगा? अरे मालिक, आपको पता नहीं है, हमारी धन्नो दूध देने लगी है और उसके 2 बच्चे भी हो गए हैं। क्या धन्नो दूध दे रही है, उसके बच्चे हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो यहाँ थी तो उसने दूध देना बंद कर दिया था। देवदूत को गोपाल की बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब देवदूत के यहाँ धन्नो थी तो उसने दूध देना ही बंद कर दिया था। और अब तो गोपाल के घर जाने के बाद धन्नो ढेर सारा दूध दे रही थी। अब देवदूत के मन में लालच आने लगता है और वो गोपाल पर धन्नो को वापस करने का दबाव बनाने लगता है। गोपाल, जरूर तूने मेरी बकरी को कुछ ऐसा खिलाया था जिससे वो दूध देना बंद कर चुकी थी, और जैसे ही वो तेरे घर आई तो उसने दूध देना शुरू कर दिया। अगर तूने मेरी बकरी वापस नहीं की तो मैं सरपंच मुखिया तक जाऊंगा, वरना तू मुझे उस बकरी के 2 गुना दाम देगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मालिक? ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैं आपको धन्नो के 2 गुने दाम भला क्यों दूंगा? बाकी तू देख ले, मैंने तुझे बता दिया है, अगर तू ऐसा नहीं करता तो मैं अपनी बकरी को ले जाऊंगा। अब गोपाल घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन ये बातें बकरी भी सुन रही होती है। तभी वो खूंटे से खुलकर सुनंदा की साड़ी अपने दांतों में फंसाती है और उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है। अरे धन्नो, कहाँ लेकर जा रही है मुझे? गोपाल, जरा रोक ना इसे। धन्नो, क्या कर रही है तू माँ के साथ? माँ को कहाँ लेकर जा रही है? धन्नो सुनंदा को एक पेड़ के पास लेकर आती है और उस जगह को खोदने लगती है, जिसे देखकर गोपाल अपनी माँ से कहता है, हो सकता है माँ, यहाँ पर कुछ तो जरूर है, हमें यहाँ खोदना चाहिए। गोपाल इतना कहकर उस जगह की मिट्टी को खोदने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ सोने चांदी से भरा मटका रखा है, जिसे देखकर गोपाल और सुनंदा हैरान रह जाते हैं। लगता है माँ, धन्नो ने हमारी बातें सुन ली है। मालिक ने जो हमसे पैसे मांगे थे, हम वो इससे चुका सकते हैं। मुझे तो इस बात की हैरानी हो रही है, धन्नो कहीं जादुई बकरी तो नहीं? उसे कैसे पता कि यहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है? गोपाल और सुनंदा वो सोना चांदी लेकर घर आ जाते हैं और अगले ही दिन जमींदार और देवदूत के पैसे दे देते हैं। और देवदूत तो नाजायज पैसे मांग रहा था, लेकिन फिर भी गोपाल उसे धन्नो को ना देकर पैसे देने का फैसला लेता है। लेकिन ये सब देखकर देवदूत को बड़ी हैरानी होती है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस गोपाल के पास एक वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं होते थे, वो इतने पैसे मुझे कैसे दे सकता है? कुछ तो गड़बड़ है। जब से धन्नो गोपाल के घर गई है, गोपाल ने अच्छा खासा घर बना लिया है, उसे खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है। और तो और धन्नो इतना दूध देती है कि उसके कई सारे बच्चे भी हो गए हैं। जरूर धन्नो कोई जादुई बकरी है। अब देर रात देवदूत धन्नो को चुराने का फैसला लेता है और वो अंधेरे का फायदा उठाकर धन्नो को रस्सियों से खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। अब धन्नो उसके साथ चलने को तैयार नहीं होती। देवदूत उसे गोद में उठा लेता है। अब जैसे ही देवदूत धन्नो को गोद में उठाता है, उसे धन्नो सोने की बकरी लगने लगती है। ये मेरी आंखों का भ्रम है या सच? धन्नो सोने की बकरी में बदल गई है, यानी सच में ये बकरी जादुई है। क्या बात है देवदूत, तुझे तो सोने की बकरी हाथ लग गई। देवदूत को लालच की वजह से भ्रम हो रहा था और देवदूत को धन्नो सोने की बकरी दिख रही थी। बेचारा देवदूत भी बकरी को कसकर जकड़े हुए था। तभी बकरी मिमियाने लगती है। धन्नो के मिमियाने की आवाज को सुनकर गोपाल और सुनंदा की नींद खुल जाती है। अरे धन्नो कहाँ गई? धन्नो, अरे ओ धन्नो! अरे वो देखो, धन्नो को तेरा मालिक लेकर जा रहा है। अरे रुक जाइए मालिक जी। मैं धन्नो को नहीं दूंगा, ये मेरी सोने की बकरी है। तुम्हें दिखता नहीं? ये तुम्हारी धन्नो नहीं बल्कि सोने की बकरी है, जिसे मैं खरीद कर लाया हूँ। ये ठीक नहीं है, बल्कि ये धन्नो है। आपको ना जाने क्यों धन्नो सोने की बकरी दिख रही है। छोड़िए, मैंने इसके पैसे भी आपको दे दिए हैं। बकरी जोर जोर से मिमियाने लगती है। बकरी के चिल्लाने की आवाज से गांव वाले जमा हो जाते हैं और देवदूत ने बकरी को कसकर पकड़ा था। गांव वालों को देखकर देवदूत की पकड़ ढीली हो जाती है और बकरी जंगल की तरफ भाग जाती है। और उसके बाद गांव वाले देवदूत को जमकर पीटते हैं और देवदूत वहीं बेहोश हो जाता है। गोपाल और उसकी माँ जंगल में बकरी को ढूंढने की लाख कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो जादुई सोने की बकरी कहीं नहीं मिलती। और वहीं
देवदूत जब सुबह होश में आता है तो खुद को बकरी के बाड़े में पाता है और वो खुद भी एक बकरी बन चुका होता है। लेकिन सचमुच वो कोई जादुई सोने की बकरी ही थी जिसने गोपाल और उसकी माँ की गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दिया था।